आर्बिट्रेशन का नोटिस फेक है या रियल है, जेन्युइन है या फेक है, असली है या नकली है, उसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका, यमराज तो ये बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, आर्बिट्रेशन है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 1996 में एक कानून बना, जो कि क्योंकि अवस्था आविष्कार की जननी है। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसका आविष्कार होगा, जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक उसका आविष्कार नहीं हो सकता। ये जब से दुनिया बनी अनंत काल से लेके और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये नियम जो है लागू रहेगा। बेसिक प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होते। अब ये आर्बिट्रेशन एक्ट बना क्यों? ये इसलिए बना कि 1996 तक भी कोर्टों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड था। हमारे देश में आज भी लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है सारे देश की कोर्टों के अंदर, और उस टाइम भी बहुत ज्यादा केस पेंडिंग थे। तो इसलिए ये एक्ट बना भाई, ताकि बारी अपना ये सुलझा लें अपना मध्यस्थ। इसका मतलब है आपके पास नोटिस आ रहा है सोल आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 या सोल आर्बिट्रेटर। सोल आर्बिट्रेटर का मतलब क्या है? सोल आर्बिट्रेटर का मतलब है मीडिएटर, मध्यस्थ, बिचौला। सोल आर्बिट्रेटर अगर आपके पास लिखा आ रहा है तो आप उससे डरे घबराए नहीं। हमारे देश में किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है, किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं जिनका नाम आर्बिट्रेटर है। अब ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट आपके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे होता है, लागू कैसे होता है? जब आपने लोन लिया था तो आपने एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी हुई थी। उसके अंदर एक ये क्लोज भी था, भाई अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी। तब आपने वो पढ़ा नहीं। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि सर मैंने तो ऑनलाइन लोन लिया। अरे ऑनलाइन लोन लिया था तो अप्रूवल दी थी यार, ओके किया था, एग्री किया था उसको कि भाई मैं आर्बिट्रेशन को मानूंगा। अब आप उससे ना नहीं कर सकते। अब बचाव का तरीका क्या है? हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, लोकतंत्र की सुंदरता है ये, कि आम आदमी के पास जितने राइट्स हैं उतने ही भीख मांगने वाले के पास हैं। जो सड़क पे भीख मांग रहा है उसके पास भी उतने ही अधिकार हैं। कानून ने उसको उतना ही अधिकार दिया और अमरदीप का अध्ययन को उतना दिया, आपको भी उतना दिया। और जितना बड़े पद पे है कोई आदमी, उसके पास भी कानून ने उतने ही राइट्स दिए हैं, उसको उतने ही अधिकार दिए हैं। उसके पास किसी बड़े पद पे होने से ऐसा नहीं है कि वो क्राइम कर सकता है, अपराध कर सकता है, उसके पास कुछ अलग से राइट्स आ जाएंगे। अब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट कब लागू करते हैं? जब भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तुरंत प्रभाव से आर्बिट्रेशन लागू कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 3 ईएमआई के बाद करेंगे या 5 के या 2 के, क्योंकि बेसिक बात समझे कि कोई जज तो है नहीं कि जज साहब के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई भी इनको कोर्ट में आपके ऊपर केस करना पड़ेगा, कम से कम 3 ईएमआई डिफॉल्ट होने की वेट करनी पड़ेगी। जब तक आपका लोन एनपीए में नहीं जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं जाएगा, तब तक आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर। लेकिन क्योंकि ये कोर्ट का नाम नहीं है, आर्बिट्रेटर जज का नाम नहीं है, ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं, तो ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, इनकी मर्जी है कब करेंगे। और क्रेडिट कार्ड में तो हमेशा ही करते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आपने चेक तो दे नहीं रखा है, इनको तो चेक बाउंस हो ही नहीं सकता। ईसीएस आपने लगा नहीं रखा तो ईसीएस बाउंस नहीं हो सकता। तो इनके पास पैसा रिकवर करने का क्या तरीका है? आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में कानूनी रूप से लेने का क्या तरीका है? सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है इनके पास, आर्बिट्रेटर। क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास इतने राइट्स हैं, इतने अधिकार हैं 3 तरह के। सबसे पहले तो वो आपके घर के सामान को टैच करने के ऑर्डर दे सकता है। अगर आपने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, वो आपके पास नोटिस भेज रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो वो वन साइड डिसीजन दे देगा। उसको कानून की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं।
जानबूझ के पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, आम और खास आदमी को। आप दिल्ली रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को चेन्नई कर दिया जाएगा। चेन्नई रहते हैं तो दिल्ली जानबूझ के 2-3 हजार किलोमीटर आपके घर से दूर कर दिया जाएगा ताकि आप उसको टेंड ही ना कर सको। अब जब आपने उसको टेंड नहीं किया तो ये वन साइड कर देंगे उसको। अब दिक्कत कहां आ रही है, लोग उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे, भाई आप इसको वहां क्यों कर रहे हो, मैं दिल्ली रहता हूं, आप चेन्नई क्यों कर रहे हो। अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर रहे तो इट मीन्स ये मान लिया जाएगा कि आप एग्री, आपको कोई इतराज नहीं, आप दिल्ली रहते हैं, भले ही ये चेन्नई कर ले। यही कारण है कि पब्लिक जो है, आम आदमी जो है, वो अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। जो अमरदीप कादियान के साथ जुड़ गया उसको तो बैंकिंग का ए से लेके जेड तक पता लग गया है। जब से हमारे देश में बैंकिंग का जन्म हुआ है 1841 से सबसे पहला बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ब्रिटिश काल में, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मद्रास के अंदर होगा, लेकिन आज की डेट में इसको चेन्नई बोलते हैं। पहले इसका नाम मद्रास था, अभी इसको चेंज करके चेन्नई कर दिया गया है। तो सबसे पहला बैंक हमारे देश में 1841 में बना जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी यह बैंक हमारे देश में काम कर रहा है SBI के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। हमारे देश में 183 साल हो गए हैं बैंकिंग होते हुए। जो भी उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, बदलाव हुए हैं आज तक, वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव हैं, यानी खोपड़े के अंदर। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, इस खोपड़े के अंदर सब सेव। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक जो भी अमेंडमेंट होंगे, जो भी बदलाव होंगे इस कानून में, लोन से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हो गए, वो सभी खोपड़े के अंदर सेव करके आम और खास आदमी को बताता और समझाता रहूंगा। जो भी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ता है या अन्य किसी भी ऐप पे जुड़ता है, हमारी 3000 से भी ज्यादा वीडियो डल चुकी हैं लोन से रिलेटेड। डिसेंट एडवाइस चैनल हमारा यूट्यूब पे, अगर उसको वीडियो को कोई 5वीं क्लास का बच्चा, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी देखेगा, उसको भी लोन से रिलेटेड जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको इतना आसान बना दिया है, आम और खास आदमी के समझ में आ जाता है। अब सवाल यह आता है कि भाई ये एक तो आपके घर का सामान अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है, जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। अगर आपने इसका ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया, ऑब्जेक्शन अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेके उसको क्रिएट करना है। ये नहीं है कि खुद से ही अपने डॉक्टर बन जाओ, नीम हकीम खतरा है जहां। अगर आपने खुद से ही उसको लेटर लिख दिया तो वो कानूनी बात कर रहा है, वो कानूनी रूप से आपकी आर्बिट्रेशन कर रहा है, इनलीगल नहीं कर रहा है वो। अगर आपने कोई वैसे ही लिख दिया, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी उसको जवाब दे दिया, तो वो उसके दावे में नहीं आएगा। जब तक उसको लॉफुल तरीके से, कानूनी रूप से उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, वो नहीं रुकेगा। अगर आपने उसके पॉइंट पकड़ के और उसको जवाब दे दिया तो वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। अगर फिर भी कर दी तो वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। अब इसके पास राइट्स क्या 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 है, आपका बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, आपका गैस सिलेंडर, चूल्हा, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। जो भी आपकी चल संपत्ति है, उसके अलावा आपके व्हीकल को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, अगर कोई भी व्हीकल आपके पास है। लेकिन उसमें एक क्लोज है, अगर वो व्हीकल पहले ऑलरेडी लोन पे है तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ओनरशिप जो है, मालिकाना जो है, उस बैंक या NBFC कंपनी के पास है जिससे आपने वो व्हीकल लोन पे लिया है। इसके अलावा आपकी सैलरी को 50% तक काटने के ऑर्डर दे सकता है, चाहे आप गवर्नमेंट है, जॉब पे हैं या प्राइवेट पे। आपका एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकता है कि इस आदमी की 50% तक सैलरी काट के उस बैंक या NBFC कंपनी को दिया जाए जहां से आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हुई है। आपका एम्प्लॉयर को उसको मानना पड़ेगा, वो उसको मानेगा। क्यों? क्योंकि लॉ है, कानून है। अब उसमें भी ये क्लोज है। बहुत से आदमी ऐसे हैं, उन्होंने जब लोन लिया था तब वो जॉब पे थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। अब रिटायर हो चुके हैं तो 50% सैलरी तो पहले ही कम आ रही है। रिटायरमेंट के बाद तो जो भी आपकी सैलरी थी 50% कम आएगी। अब जब वो पहले ही 50% कम आ रही है और आर्बिट्रेशन ने ऑर्डर पास कर दिया, आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे दिया भाई इसकी 50% सैलरी डिडक्ट करके काट के हमारे बैंक या NBFC कंपनी को दी जाए, तो वो नहीं काट सकते क्योंकि वो पहले ही 50% है। अगर आप सैलरीड है और अभी आप
रिटायर नहीं हुए हैं तो आपकी 50% सैलरी कट सकती है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से इसका जवाब दें, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सुई भी नहीं उठा पाएंगे आपके घर से। अब सवाल यह आता है कि बहुत से आदमियों को आर्बिट्रेशन के नोटिस का ही नहीं पता, वो उसको यही नहीं पता कि असली है कि नकली है। भाई 99% नोटिस जो है आपके पास फेक आते हैं, डुप्लीकेट आते हैं, चवन्नी छाप खुद से एडिट करके भेज देते हैं। जब भी कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाइल के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा कि ये नोटिस फेक है कि डुप्लीकेट है कि जेन्युइन है। इसके अलावा आर्बिट्रेशन के नोटिस की क्या पहचान है? बहुत से कमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि सर आर्बिट्रेशन का तो नोटिस आ गया, सत्यमेव जयते की मोहर नहीं लग रही उसके ऊपर, भारत सरकार की मोहर नहीं लग रही। अरे भाई, सत्यमेव जयते की मोहर सिर्फ और सिर्फ समन के ऊपर लगती है। जो कोर्ट से नोटिस आता है उसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं। अगर इन्होंने चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर कर दिया, तो जब कोर्ट से आपके पास समन आएगा, नोटिस आएगा, तो उसके ऊपर भारत सरकार की सत्यमेव जयते की मोहर लगी होगी, जो आपके नोट के ऊपर लगी हुई है। लेकिन मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, बार बार बता रहा हूं, 1000 बार बता रहा हूं, 3000 से ज्यादा बार बता चुका हूं यार, 3000 से ज्यादा वीडियो डल गया कि आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज ही नहीं है। अरे जब वो आदमी जज ही नहीं आ तो स्टैंप कहां से आएगी उसके पास भारत सरकार की? तो उसके पास वो स्टैंप ही नहीं है, उसके पास तो अपनी स्टैंप है यार, वो भारत सरकार की स्टैंप नहीं लगा सकता क्योंकि वो आदमी जज ही नहीं है। अब उसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो वो किस तरीके से आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकता है? हार्ड कॉपी भेज सकता है, डाक के द्वारा भेज सकता है, रजिस्टर्ड डाक से भेज सकता है, आपके पास आपकी मेल आईडी पे भेज सकता है, जो भी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, ऐसा नहीं किसी भी मेल आईडी पे भेजा, जो आपने बैंक एनबीएफसी कंपनी को दिया, या जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है जो आप उसे लेते हैं शुरू में जब आप लोन लेते हैं, उस पे व्हाट्सएप नंबर वो चालू है, तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे भी वो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज सकता है। वो लीगल है, फेक है, जेन्युइन है। कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस फेक नहीं आता, डुप्लीकेट नहीं आता, लिख के अपनी जेब में डाल लो। क्यों? अरे यार वो जज तो है ही नहीं, वो तो इनके ऑफिसर है। अब जो वो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है तो डुप्लीकेट बनाने की क्या जरूरत है? डुप्लीकेट बनाने की, फेक भेजने की जरूरत ही नहीं, ओरिजिनल ही भेज देते हैं उसको। तो इसको कभी भी अवॉइड ना करें, कभी भी हल्के में ना लें। अगर आप हल्के में लेंगे तो आप अपने घर के सामान को खो बैठेंगे, अपनी 50% सैलरी को खो बैठेंगे, या जो भी आपका व्हीकल है उसको टैच करवा बैठेंगे। डरे घबराए नहीं, आप अपने एडवोकेट से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसको ब्रेक करें, रोकें, ऑब्जेक्शन क्रिएट करें, तब वो आपका घर से सुई भी नहीं उठा पाएगा, ना ही आर्बिट्रेशन आपकी हो पाएगी, क्योंकि वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। अगर आपने जो पॉइंट उससे पूछे हैं बिंदुवार उससे जवाब लें कि भाई ऐसे कैसे आप हमारी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहे हो? आप तो, हम दिल्ली बैठे हैं, आप चेन्नई हो, हम चेन्नई लोन लेने दे गए थे क्या भाई साहब? दिल्ली लिया था, और चेन्नई रहते हैं तो दिल्ली कर रहे हैं, कलकत्ता रहते हैं तो श्रीनगर कर रहे हैं, श्रीनगर रहते हैं तो जयपुर कर रहे हैं। अरे यार, एक उत्तर दिशा है, एक दक्षिण दिशा है, एक इस कोने में है देश के, एक उस कोने में है। बेवकूफ बनाने की, पागल बनाने की स्कीम है इनकी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक आप ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेंगे तो भाई फिर तो हो गई। अरे ये जो भी आज 40-50 साल का आदमी है उसके यहां पे इंजेक्शन लगा हुआ है, किस चीज का? पोलियो का। अब तो नहीं पोलियो का इंजेक्शन लगता, क्यों? अरे पोलियो है ही नहीं यार, सरकार ने खत्म कर दिया, दवाई पिला दी। हमारी उम्र के जो भी आदमी है, औरत है, उनमें बहुत से आदमियों को पोलियो है, बहुत से औरतों को पोलियो है। आज किसी को पोलियो देखिए है कि आज कोई 5 साल का बच्चा दिखा मेरे को सारे देश के अंदर जिसको पोलियो? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी मेडिसिन आ चुकी है, वो पहले ही उसको पिला रहे हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इसीलिए जैसे आर्बिट्रेशन करेंगे, अरे उसका जवाब दे दे यार, पोलियो की दवाई पिला दे उसको, तो फिर घंटे का आर्बिट्रेशन करेंगे। दिक्कत कहां है? जब तक आप अपने राइट्स नहीं जानेंगे, अधिकार नहीं जानेंगे, तो आपको ऐसे ही दबाया और कुचला जाएगा। हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कोई भी पुलिस वाला आपके घर नहीं आ सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। हमारे देश में पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे दिलवाने का।
जब भी पुलिस आएगी आपकी गलती में आएगी। क्यों? वाई? ईएमआई डिफॉल्ट होने से कभी पुलिस नहीं आ सकती। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, डज नॉट मैटर कितने आपके लोन डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि वो क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता है, ना कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता है। अगर कोई फोन कर रहा है और अपने आप को पुलिस वाला बता रहा है, 30,000 कोर्ट का एडवोकेट बता रहा है, 100% चवन्नी छाप है, 100% बकवास कर रहा है। ऐसे किसी भी देश में, हमारे देश के किसी भी एडवोकेट के पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि वो टेलीफोनिकली आपको डराए या धमकाए। वो आपके पास नोटिस इशू कर सकता है, बस, जो उसको कानून ने अधिकार दिया है, जिस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास वो काम कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसा एडवोकेट नहीं है, वो खुद से लॉ को उन्होंने लॉ की हुई है। जो एडवोकेट है यार, वो खुद से समझदार है, उनको पता है अगर ऐसे टेलीफोनिकली किसी को डराएगा तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसका ही पर्चा दर्ज हो जाएगा। ये तो चवन्नी छाप उठाई गिरे, लोगों को एडवोकेट बन के फोन करते हैं, 30,000 कोर्ट के एडवो, आजकल चवन्नी छाप भी उठाई गिरी भी लगा ली है इन्होंने। वो भी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की जज बन के फोन करना शुरू कर दिया लोगों के पास, और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन, सब उठाई गिरे चवन्नी छाप है। जब भी कोई ऐसा फोन आए तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाए करना क्या है।